कहते हैं आप सभी लोगों का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे चर्चा की आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, यानी मैंने आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित क्वेश्चन आपके समक्ष रखे और मित्रों बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के मैंने आपके समक्ष क्वेश्चन रखे थे। आशा मैं करता हूं कि आप उन सभी क्वेश्चनों का सही उत्तर दिए होंगे। और फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? क्या वाकई में अच्छे अपने क्वेश्चन थे और आपने कितने क्वेश्चन सही किए? तो आप अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। और फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, वो राष्ट्रपति, यानी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये जो हमारा टॉपिक है वो भी लंबा चलेगा, यानी 4 से 5 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि मित्रों बहुत ही लंबा है। राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियाँ दी गई है, तो उन सभी शक्तियों की मैं आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा और आशा करता हूं कि बहुत ही ध्यान से आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप क्लिक करें, ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मित्रों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो कह रहा है, संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है संविधान का जो भाग 5 है, मित्रों मैंने संविधान के सभी भाग आपसे चर्चा में लिए थे। तो मैंने आपको जब बताया था कि संविधान का भाग 5 वो केंद्र राज्य यानी केंद्र सरकार से संबंधित होता है, और भाग जो 6 होता है वो हमारा राज्य सरकार से संबंधित होता है। तो जब हम भाग 6 में चर्चा करेंगे तो उसमें राज्य की सरकार आएगी, राज्य का विधानमंडल आएगा। तो भाग 6 में तो वो चीज़ें आती है, लेकिन यहाँ भाग हम 5 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जो भाग 5 है उस भाग 5 में हम अनुच्छेद 52 से लेकर 78 हमने अनुच्छेद बनाए हैं, और उस भाग में हम संघ की जो कार्यपालिका है, यानी जो हमारी केंद्र की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो कह रहा है कि जो संघ की कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। यानी मित्रों, अगर मैं आपसे संक्षेप में चर्चा करूं तो देखिए, राष्ट्रपति का तो हम लेक्चर यहाँ ले ही रहे हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के बाद लेक्चर आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की और मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, यानी महान्यायवादी के बारे में आपने कम सुना होगा। जो महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो मित्रों संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। यानी मित्रों, महान्यायवादी की जो हमने व्यवस्था की है वो हमने संविधान के अनुच्छेद 76 में किया है। और मंत्रिमंडल जो होता है वो तो जो केंद्रीय कैबिनेट होता है, यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। आगे कहते हैं, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। यानी भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है? तो वो है भारत का राष्ट्रपति। और आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति जो होगा वो भारत का राज्य प्रमुख भी है, यानी भारत के राज्य का प्रमुख है राष्ट्रपति, और भारत का जो राजनीतिक प्रमुख है वो है प्रधानमंत्री। मित्रों, इन दोनों शब्दों में आप स्पष्ट अंतर समझ लीजिए। राज्य प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख, इन दोनों में अंतर है। यानी जो राज्य प्रमुख होता है वो संविधान से जुड़ जाता है, यानी संवैधानिक जो प्रमुख हो जाता है तो वो राष्ट्रपति कहलाता है। लेकिन जो राजनीति से संबंधित जो प्रमुख है वो है भारत के प्रधानमंत्री, और कहता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। यानी जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत की एकता और अखंडता और सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आगे कहते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी अब हम राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो ये कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। यानी मित्रों, राष्ट्रपति का आपको पता ही होगा कि अगर मान लो हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कभी हमने वोट नहीं दिया राष्ट्रपति के लिए। हमने तो केवल और केवल वोट दिया किसको? या तो जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनको हमने वोट दिया, या फिर जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं, जो राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, तो उन चुनावों के अंदर यानी हम मुख्य रूप से जो बड़े जो चुनाव होते हैं, वैसे तो छोटे चुनावों की बात यहाँ नहीं की जा रही है, लेकिन जो बड़े चुनाव होते हैं जैसे संसद के चुनाव, यानी लोकसभा के और विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, तो इन 2 चुनावों में ही हम वोट देते हैं। इसके अलावा हम ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं तो उसमें भी हम वोट देते हैं। लेकिन
जो मुख्य रूप से चुनाव होते हैं तो उसमें ही हम तो वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो तो हम जो है प्रत्यक्ष रूप से उसका निर्वाचन नहीं करते। हम तो जो है केवल और केवल संसद और राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कर देते हैं, और आगे जाकर के यही सदस्य क्या करते हैं कि राष्ट्रपति का जब फिर वो चुनाव करते हैं। यानी मित्रों, जो कौन कौन से लोग हैं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, तो कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होंगे वो जो है राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। फिर कहता है राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, यानी राज्य विधानसभाएं जितनी भी भारत में हैं उन राज्य की विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो भी चुने हुए, यानी मित्रों मनोनीत सदस्यों की यहाँ बात नहीं की जा रही है। आप जो है इस बात को समझ लीजिए, यानी मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। आगे कहता है केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी मित्रों जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी है इन दोनों विधानसभाओं के जो भी चुने हुए सदस्य हैं, यानी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब मित्रों आप इसको जो है कैसे याद रखोगे, तो मैं आपको बताऊँ। देखो यहाँ पे जब भी हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे तो आप इस बात को याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव में मित्रों राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल आप इस बात को याद रखना कि केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही उसमें शामिल होंगे। यानी कभी भी अगर ऑप्शन में ये दे दिया जाए कि मनोनीत या जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं अगर वो उनके अंदर शामिल हो ऑप्शंस में, तो वो ऑप्शन गलत होगा। यानी केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, और उसमें भी कौन से, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्य विधानसभा के चुने हुए और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। आगे फ्रेंड्स कह रहा है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, इसके अलावा राज्य विधान परिषदों के सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। यानी मित्रों आप इस बात को याद रख लेना कि कोई भी जो है मनोनीत सदस्य भारत का होगा वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकता। आगे कह रहे हैं कि संविधान में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं और संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो तो सभी राज्य जो है उसमें समान रूप से भाग लें। इस कारण से जो है एक जो है प्रक्रिया संविधान के द्वारा बनाई गई, और उसमें भी कह रहे हैं कि हमने जो है क्या किया कि संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य इन दोनों के जो सदस्य हैं उनका हमने जो है मतों का मूल्य उनका निकाला है। यानी कह रहे हैं कि प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अथवा 1000 के गुणनफल से प्राप्त करके द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी मित्रों अगर आपसे मैं पूछूं कि एक विधायक का यानी राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधायक के मत का मूल्य कितना है, तो उसका जो है हम निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखिए अगर मान लो हमें किसी भी राज्य की जो विधानसभा है और उस विधानसभा के अगर जो है निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का हमें मतों का मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि उस राज्य की एक तो जनसंख्या लेंगे और उस राज्य की जितनी भी जनसंख्या है उस राज्य की जनसंख्या में हम भाग देंगे किसका, उस राज्य की विधानसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य यानी केवल चुने हुए जितने सदस्य होते हैं उसका हम उसमें भाग देंगे, और साथ ही जो है हम उसमें फिर 1000 का भी भाग देंगे। यानी राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000। यानी अगर ये फॉर्मूला हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे एक विधायक का हमें मत का मूल्य मिल जाएगा। यानी मित्रों आप ऐसा समझिए कि यहाँ जो है मतों की जब गिनती होती है ना तो ऐसे नहीं गिना जाता कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि विधायक के मत का मूल्य गिना जाता है। यानी एक विधायक का मत का मूल्य जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी होता है। आगे कहते हैं संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों की, यानी मित्रों यहाँ तो हमने निकाला एक विधायक के मत का कितना मूल्य होगा, और आगे हम निकालेंगे संसद के जो सदस्य होते हैं यानी जो एमपी होते हैं उन एमपी का हम जो है अब मतों का मूल्य निकालेंगे। तो कह रहे हैं संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्य के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी फ्रेंड्स कह रहा है कि जब हम संसद के सदस्यों का मतों का मूल्य ज्ञात करेंगे तो उसका हम कैसे निर्धारण करेंगे। तो ये कह रहा है कि हम जो है
पहले तो क्या करेंगे कि जितनी भी राज्य की जो विधानसभाएं हैं, यानी जितनी भी राज्य की विधानसभाएं हैं और उस राज्य के जितने भी विधानसभाओं के जितने भी विधायक हैं, यानी जितने भी राज्यों के विधायक हैं चुने हुए, उन विधायकों का पूरा हम मतों का मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि जितने भी जो संसद के सदस्य हैं, यानी किसके, लोकसभा के और राज्यसभा के जितने भी जो है निर्वाचित सदस्य हैं चुने हुए, उन्हें चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या से हम जो है राज्य के विधायकों के मतों के मूल्य में भाग देंगे और फिर हमें क्या होगा कि हमें एक संसद के सदस्य का मत का मूल्य मिल जाएगा। यानी मित्रों, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो हमें मतों का मूल्य ज्ञात करना होता है, किसका, संसद के दोनों सदनों के जो है सदस्यों का और राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं उन दोनों के हमें मतों का मूल्य ज्ञात करना होता है। और आगे कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव हम जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। तो वो कौन सी प्रक्रिया है, तो बता रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़ करके प्राप्त संख्या के द्वारा भाग देने में भागफल को एक जोड़कर प्राप्त होता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि हम जब राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे तो एक विशेष प्रक्रिया अपनाएंगे और वो विशेष प्रक्रिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यानी जो मैंने आपको जो मतों का मूल्य बताया तो वो तो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे देश में अगर किसी भी संसद का सदस्य का हम चुनाव करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब चुनाव देने यानी वोट देने जब हम जाते हैं तो जो है प्रत्येक सदस्य के सामने जो है हमें एक बटन होता है और उस बटन को हम दबा करके आ जाते हैं। लेकिन मित्रों जब हम वोट देने जाते हैं तो हम केवल एक ही बटन दबाते हैं। आपको याद होगा, अगर किसी ने आप में से चुनाव दिया है तो आप, ऐसा नहीं होता कि आप जो है जितने भी उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के सभी के सामने जो है बटन दबा के आ जाते हो, ऐसा वहाँ पे नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी उम्मीदवार होंगे उन सभी उम्मीदवारों के सामने जो है आपको जो है, यानी अगर मान लो ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है या गुप्त मतदान के, यानी मित्रों आपसे मैं चर्चा कर दूं तो यहाँ पे गुप्त मतदान के माध्यम से उसका चुनाव होता है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए खड़े होंगे उन सभी उम्मीदवारों को जो है आप जो है वोट दे के आओगे। यानी जितने भी, यानी आप तो मतलब हम तो वोट नहीं देते, लेकिन जो संसद के सदस्य होते हैं और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों के सामने, यानी उन उम्मीदवारों को जो है वो एक एक वोट दे करके आते हैं। यानी वो लिख के आते हैं, मान लो कि 5 उम्मीदवार खड़े हैं और पाँचों को जो है, अगर मान लो कि कोई विधायक है और वो पाँचों को वोट देगा तो कैसे देगा कि जो है जिस भी उम्मीदवार को वो पहले स्तर पर, यानी पहले स्थान पर, यानी जिस भी उम्मीदवार को वो पहले स्थान पर मानेगा तो उसके सामने लिख देगा 1। फिर कहेगा दूसरे पे, यानी जिसको मैं कि दूसरे स्थान पर रखना चाहता हूँ तो उसके सामने 2 लिख देगा, ऐसे 3 या ऐसे 4 और ऐसे 5। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। और फिर आगे क्या होता है, जब हम जो मतों की गिनती करते हैं तो क्या होता है कि उस मतों की गिनती करने में जिसको कि एक स्थान मिला है वो जो है उस चुनाव में जीत जाता है। और मान लो कि अगर उसको जो है इतना अगर उसको मत ना मिले कि वो जो है जीत जाए, तो फिर क्या होता है, जो जिसको दूसरे स्थान पर रखा जाता है उस दूसरे स्थान पर रखने वाले उम्मीदवार के जो मत होते हैं वो भी उसमें जोड़ दिए जाते हैं। और इस प्रकार मित्रों जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है हम करते हैं। और कह रहा है कि राष्ट्रपति को कितना मत मिलना चाहिए, तो यहाँ बात की जाती है कि कुल वैध मत है, यानी जितने भी वैध मत होने चाहिए उसमें जो है हम 2 का भाग देंगे और उसमें हम जब 1 जोड़ देंगे तो इतने जो है मत राष्ट्रपति को मिलने ही चाहिए। और मित्रों आगे मैंने जब आपसे बात की थी तो देखिए यहाँ भी वो बात बताई जा रही है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता क्रम में 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। यानी मैंने आपसे जब अभी चर्चा की कि जितने उम्मीदवार होंगे उन सभी उम्मीदवारों के सामने वो मतदाता जो होगा वो क्या करेगा कि 1, 2, 3, 4 या 5, 6 जितने भी उम्मीदवार होंगे, यानी 7 उम्मीदवार तो 7 लिख देगा। ऐसे करके वो 1, 2, 3, 4 जो लिख देता है। और फिर आगे कहते हैं कि प्रथम चरण में क्या होता है, प्रथम वरीयता की मतों की गणना की जाती है। यानी
पहले स्थान पर जिस भी व्यक्ति को पहले स्थान पर रखा है उसके मतों को हम गिनते हैं। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह चुनाव जीत जाता है। यानी अगर मान लो उतने मत जितने की चाहिए उस उम्मीदवार को अगर उसको मिल जाए तो वो जो है उस चुनाव को जीत जाता है और वो राष्ट्रपति बनने योग्य हो जाता है। लेकिन मित्रों यहाँ फिर आगे कहते हैं कि अन्यथा मतों की स्थानांतरण की प्रक्रिया भी हमने अपनाई है। यानी मतों को जो है हम आगे अन्य उम्मीदवारों के साथ हम जोड़ते भी हैं। तो कहते हैं कि प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है। यानी फ्रेंड्स, प्रथम जो वरीयता जिस व्यक्ति को प्रथम वरीयता मिली है और मान लीजिए उसको कम से कम मत प्राप्त हुआ है तो उस उम्मीदवार के जो जितने भी मत थे उनको हम जो है रद्द कर देते हैं और इसके द्वितीय वरीयता के अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों को स्थानांतरित कर देते हैं। यानी मित्रों, आप ऐसा समझो कि मान लो पहले स्थान पर किसी व्यक्ति को जो है मतदाताओं ने मतदान दिया। अब मान लो कि उस पहले स्थान पर जिस मतदाता को मतदान दिया, यानी जिस उम्मीदवार को मतदाताओं ने मतदान दिया, अगर और उस उम्मीदवार है उसने इतना मत प्राप्त नहीं किया कि वो जो है उस चुनाव को जीत सके, तो हम क्या करेंगे कि उस जो उम्मीदवार है उसके जो मत जितने भी उसको मिले हैं उसके मतों को हम जो है दूसरे स्थान पर, यानी दूसरे स्थान पर जिसको मत दिया था लोगों ने, उसके जो है मतों में हम उसके जो पहले यानी जो पहले वरीयता पर रखा गया है उसके मतों को हम दूसरे उम्मीदवार के मतों में जोड़ देंगे। और आगे कहता है कि यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर ले। यानी मित्रों, जब तक कोई उम्मीदवार इतना मत प्राप्त नहीं कर लेता कि वो चुनाव को जीत सके तब तक हम जो है ऐसे मतों को अन्य सभी उम्मीदवारों के साथ जोड़ते रहेंगे। और आगे मित्रों कहता है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जाँच और फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं, उनका फैसला अंतिम होता है। यानी मित्रों, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, यानी राष्ट्रपति का मान लीजिए कि चुनाव हुआ और उसमें किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो गया तो उस मामले को कहाँ ले जाया जाएगा, तो उस मामले को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाया जाएगा। अन्य किसी भी कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट हो या किसी सेशन कोर्ट हो, उस मामले को उसमें हम जो है नहीं ले जा सकते। तो मित्रों, ये मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न किया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। और मित्रों, आप जो इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं, और यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। जो मनोनीत प्रतिनिधि होते हैं यानी नामांकित जो प्रतिनिधि होते हैं वो उसमें भाग नहीं लेते। तो मित्रों, अब हम बात करें तो कह रहा है, यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित कर दे तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे और प्रभावी बने रहेंगे। यानी मित्रों, मान लो कि किसी व्यक्ति ने जो है गलत तरीके से राष्ट्रपति पद धारण कर लिया, यानी जो है वोटबाजी में, यानी जो चुनाव हुआ उसमें धांधली हुई और राष्ट्रपति का पद किसी व्यक्ति को दे दिया, और मान लो वो व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन गया और उसने जो है क्या किया कि राष्ट्रपति पद के दौरान जो बहुत से जो है निर्णय भी ले लिए। तो आगे तो इसी संदर्भ में ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति ने उस समय निर्णय लिए वो सभी निर्णय जो है प्रभावी रहेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट उन निर्णयों को गलत नहीं ठहराएगा। वो सभी निर्णय जो है, यानी वो सभी प्रावधान जिस राष्ट्रपति ने किए थे वो सभी प्रावधान उस समय प्रभावी रहेंगे। और आगे फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि हमने, यानी जब संविधान सभा ने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताई तो आखिर क्यों जो है अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था राष्ट्रपति के लिए की गई, और जहां प्रधानमंत्री का जब चुनाव करते हैं तो उसके लिए क्यों प्रत्यक्ष व्यवस्था यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था उसके लिए की गई, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आखिर क्यों, ऐसी क्या जो है परिस्थितियाँ उस समय बनी, या ऐसा क्या कारण था कि राष्ट्रपति का चुनाव हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो ये कह रहा है कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की थी तथा राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव भी किया। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव को निम्न कारणों से चुना। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव हमने जो है अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था के लिए, यानी राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए हम अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था को इसलिए अपनाए क्योंकि उसी का यहाँ कारण दिया जा रहा है कि पहला कारण तो ये दे रहे हैं कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। यह एक अव्यवस्था होती कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता और उसे वास्तविक शक्तियां भी हम न देते। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर मान लो, आसान शब्दों में आप ऐसा समझो कि अगर मान लो राष्ट्रपति का चुनाव भी हम जो है प्रत्यक्ष रूप से करते
और प्रधानमंत्री का चुनाव तो हम प्रत्यक्ष रूप से करते ही हैं। यानी अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से कर देते और अगर राष्ट्रपति को हम जो है शक्तियाँ भी ना देते, यानी वर्तमान में जब हम प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्र जो है प्रत्यक्ष रूप से करते हैं तो प्रधानमंत्री को जो है सभी शक्तियाँ मिलती है, यानी जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री जो है लेते हैं। लेकिन अगर मान लो राष्ट्रपति को हम जो है ये शक्तियाँ ना देते तो फिर क्या होता कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन दोनों में टकराव होता। क्यों, कैसे? तो राष्ट्रपति कहते कि मेरा भी तो चुनाव भैया प्रत्यक्ष रूप से हुआ है और मुझे आप जो है शक्तियाँ क्यों नहीं दे रहे हो? अगर यानी आपने प्रधानमंत्री को तो शक्तियाँ दे दी, मुझे आप शक्तियाँ क्यों नहीं दे रहे हो? तो इस कारण से मित्रों जो है ये बहुत ही बड़ा पेचीदा मुद्दा हो जाता कि राष्ट्रपति को जो है शक्तियाँ हम न देते और प्रधानमंत्री को शक्तियाँ हमने दे दी। तो इसी कारण से जो है संविधान निर्माताओं ने फिर राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से करवाने का जो है कारण माना। तो मित्रों मैंने आपको जो है बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की जो है यानी बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया। और मित्रों यहाँ पे ये बात की जाती है कि राष्ट्रपति जो होता है केवल और केवल नाम मात्र का कार्यकारी है। यानी राष्ट्रपति जो होता है वो केवल नाम मात्र का कार्यकारी है। उसका मुख्य कार्य तो उनका मुख्य शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। यानी मित्रों मुख्य जो शक्तियाँ होती है वो तो जो है हमने प्रधानमंत्री को दे रखी है। यानी प्रधानमंत्री के जो नेतृत्व में मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होता है उसके पास जो है मुख्य शक्तियाँ हैं। इस कारण से जो है हमने राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जो है किया है। दूसरा कारण मित्रों यहाँ कह रहा है कि यह देखते हुए कि वह एक प्रतीकात्मक प्रमुख है, ऐसा करना संभव नहीं था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी क्योंकि संसद में एक दल का बहुमत होता है जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा। ऐसा राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ और सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आई कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे तो उसी की यहाँ पे बात की जाती है कि भैया हमने जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी हमने हक दिया है कि आप भी जो है राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। और हमने क्यों हक दिया? क्योंकि ये बात यहाँ पे की जाती है कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करता है। जैसे राष्ट्रपति शासन भी तो वो राष्ट्रपति जब लगाता है तो वो राज्यों के अंदर ही तो लगाता है। इस कारण से जो है राष्ट्रपति का चुनाव में हमने जो है विधानसभा के सदस्यों को भी जो है भाग लेने का अधिकार हमने दिया है। और इसी कारण से जो है आगे ये कहता है कि जो संसद में एक दल का बहुमत होता है जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा। यानी मित्रों अगर मान लीजिए हम ऐसा कर देते कि राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे कौन? केवल और केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, तो भैया ऐसा होता कि क्या होता, संसद में जो है मान लीजिए वर्तमान में जो है जो बीजेपी है उसके पास जो पूर्ण बहुमत है, तो राष्ट्रपति का अगर चुनाव होता तो जो है उसी पार्टी का व्यक्ति जो होगा वो जो है उसे जो राष्ट्रपति के पद पर वो आसीन होगा। तो इसी कारण से जो है इस जो मामला है वो बहुत पेचीदा हो जाता है, जिस कारण से हमने जो है विधानसभा के सदस्यों को भी जो है इसमें भाग लेने का जो है अवसर दिया। और उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो राज्य के अंदर विधानसभाएं हैं उसमें तो अलग अलग सरकारें होती हैं, तो उस मामले में जो है फिर वो राष्ट्रपति किसी एक ही पार्टी का जो है नहीं होगा। यानी ऐसी बहुत ही कम परिस्थिति होगी कि वो राष्ट्रपति किसी पार्टी का यानी जो राष्ट्रपति एक विशेष पार्टी का होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे आज चर्चा की कि राष्ट्रपति का चुनाव हम कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया है, कौन उसमें भाग लेंगे और क्यों हमने विधानसभाओं को भी उसमें भाग लेने का अवसर दिया, क्यों हमने एक विशेष प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई। इन सभी की बारे में मैंने आपसे विस्तृत चर्चा की। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति जो चुना जाएगा उसके लिए शर्तें क्या क्या होगी, यानी क्या उसके लिए योग्यताएं होनी चाहिए कि एक राष्ट्रपति के निर्माण के लिए, यानी एक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं, तो कहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 साल की आयु जो है पूरी कर लेनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। इसके अलावा वह संघ सरकार में और किसी राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न होना चाहिए। एक वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं होता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए हर उम्मीदवार होता है। यानी मित्रों ये कह रहा है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास 4 योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो आप भारत के नागरिक हो, आपकी आयु 35 साल हो चुकी हो,
आप एक लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो है योग्य होने चाहिए। इसके अलावा आप जो है भैया एक लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, यानी आपको एक लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और मित्रों, लाभ का पद जो होता है ना, वो ऐसा पद होता है कि यहाँ पे एक बात भी की जा रही है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री और राज्यपाल जो होते हैं वो लाभ के पद पर नहीं होते, यानी मित्रों इनके अलावा कोई पद होता है तो वो लाभ के पद पर होता है। और एक बात मित्रों आपसे मैं बता दूं कि लाभ का पद जो है वो संविधान में जो है इसकी परिभाषा ही नहीं दी गई कि कौन सा पद लाभ का पद होगा। यहाँ तो जो है बात हम कर देते हैं कि लाभ का पद, लाभ का पद, और लाभ का पद जो है क्या होगा, कैसे होगा, इस बात की तो संविधान ने हमें परिभाषा ही नहीं दी। ठीक है, तो मित्रों और आगे कहते हैं कि इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए 50 उम्मीदवार नामांकन के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। कह रहा है कि मान लो हमें राष्ट्रपति के चुनाव में किसी व्यक्ति को खड़ा करना है, तो कैसे खड़ा करेंगे कि जिस भी व्यक्ति को हम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा कर रहे हैं तो 50 जो है उसके प्रस्ताव का समर्थन करने वाले होने चाहिए, और 50 ही उस 50 तो है जो 50 सदस्य तो क्या होने चाहिए कि प्रस्ताव लाने चाहिए, और 50 सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले होने चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स आगे कहता है कि जो रिजर्व बैंक में वो राष्ट्रपति जो होगा वो जमानत राशि जमा करेगा, और जो जितने भी मत डाले जाएंगे तो उन मतों का 1/6 भाग उसको प्राप्त करने में, यानी 1/6 मत उसको प्राप्त करना होगा। और यदि वह 1/6 भाग मतों का प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त भी हो जाती है। यानी मित्रों जमानत राशि उसको जमानत करानी पड़ती है अगर उसको जो है 1/6 भाग मतों का प्राप्त नहीं कर पाता। यानी मित्रों आपने जो है राष्ट्रपति पद के लिए उसको खड़ा कर दिया और आप उसको जो है वोट ही नहीं मिले, तो भैया आपने उसको खड़ा ही क्यों किया, इस कारण से जो है उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो है शपथ कैसे लेता है और किसकी शपथ लेता है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेगा तो वो क्या कहेगा कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में मैं निरत रहूंगा, और इसके अलावा मैं उच्चतम न्यायालय के और आगे कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या फिर उसकी अनुपस्थिति में कोई भी जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों की अब हम बात करेंगे। पहले तो हमने बात की कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए उसके अंदर, अब हम बात कर रहे हैं कि शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्न शर्तें निर्धारित की गई है। कह रहे हैं वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह ऐसा व्यक्ति होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले त्याग पत्र देना होगा। यानी मित्रों अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर जो है आसीन हो रहा है तो पहले उसको जो है किसी भी राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी राज्य की विधायिका का, मान लीजिए कोई विधायक है और वो राष्ट्रपति के पद के लिए जो है चुना जाता है तो उसको पहले जो है वो जो विधायक का पद है वो उसको छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही वो राष्ट्रपति बन सकता है। आगे मित्रों कह रहे हैं कि एक तो उसको लाभ का पद भी जो है धारण नहीं करना चाहिए और उसे बिना किसी किराए चुकाए जो है एक आवास यानी राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा, और उसे संसद के द्वारा जो है समय समय पर भत्ते और जो है विशेषाधिकार मिलते हैं वो उसको दिए जाएंगे, और उसकी उपलब्धियां और भत्ते जो है अपनी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यानी मित्रों कैसी भी परिस्थिति आ जाए राष्ट्रपति का वेतन आप जो है नहीं काट सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का फ्रेंड्स लेक्चर जो है हम यहीं स्टॉप रखते हैं, यानी आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के जो पद है उसको, यानी कि राष्ट्रपति को हम जो है किस प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकते हैं, कितने समय तक वो पद का धारण करता है और क्या उसको हटाने की प्रक्रिया होगी, क्या विशेष प्रक्रिया संविधान ने अपनाई है। तो उन सभी की चर्चा हम जो है अगले अध्याय में करेंगे। और फ्रेंड्स अभी तो बहुत ही जो है हमारा अध्याय जो है अभी बहुत बाकी है। अभी तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ बाकी है, कौन कौन सी उसको शक्तियाँ, यानी कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक शक्तियाँ, आपातकालीन और सैन्य शक्तियाँ, यानी बहुत सी शक्तियाँ उसकी बाकी है। अध्यादेश जारी करने की, किसी जो है व्यक्ति है उसको, यानी अगर कोई अपराधी है तो उसको माफ़ करने की, बहुत सी शक्तियाँ अभी तो बाकी है। तो मित्रों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आज मैंने आपको सरल से सरल शब्दों में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का चुनाव में जो कौन कौन भाग लेते हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश की। तो फ्रेंड्स आज अपनी जो है इस लेक्चर में आपको कितना समझ में आया आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ मित्रों, अगर आपको जो है
थोड़ी बहुत बातें अगर समझ में ना आई हो तो आप जो है एक बार दो बार इस लेक्चर को जो है सुन लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है बातें, यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ये मैं जो है अवश्य इस बात की जो है गारंटी ले सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में जो है राष्ट्रपति का भाग जो बाकी है उसको लेकर के। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।